हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यहां पर कवर करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है जिसमें यहां पर रिटन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी या अन्य स्टेट एग्जामिनेशंस, यहाँ पर जो रिटन प्रैक्टिस कराई जाती है उसके लिए हम यहाँ पर टॉपिक कवर करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने जो एमपीपीएससी का पेपर 2 होता है उससे संबंधित यहाँ पर ये टॉपिक है, उससे डिस्कस करेंगे। यूपीएससी में यही जो प्रश्न है वो पेपर 3 में आ जाता है। तो टॉपिक क्या है? तो देखिए, टॉपिक यहाँ पर ये है कि जो भारत में स्वशासन व्यवस्था जो होती है, जिसे हम गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो चूंकि जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आप यहाँ पर देखते हैं एमपीपीएससी के सिलेबस में प्रशासन एवं प्रबंधन। तो प्रशासन प्रबंधन के अंतर्गत आप देखते हैं कि लोक प्रशासन कैसे कार्य करता है। लेकिन फिर जब आप आ जाते हैं लोकल गवर्नेंस पे, तो लोकल गवर्नेंस पे आज ये जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो नगर निगम होती है, नगर पंचायत होती है, पंचायती राज व्यवस्था होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारत में स्वशासन व्यवस्था, जिसे हम गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, को समझाते हुए पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को बताइए। तो यहाँ पर ये बताना है, फिर चुनौतियों को बताने के साथ साथ आपको यहाँ पर समाधान भी देना होगा अपने लेवल पर, अपने रिसर्च के आधार पर। तो उन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो के अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे, फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से हम इसकी अच्छी आंसर राइटिंग कर सके, ताकि जब यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आए तो उसके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाए। तो देखिए, बात यहाँ पर ये है कि अभी अप्रैल में क्या हुआ कि 24 अप्रैल को हर वर्ष यहाँ पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 2020 को क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था थी यहाँ पर। तो चूंकि अभी पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की स्थिति है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई योजनाओं को यहाँ पर प्रारंभ किया गया। इस दौरान यहाँ पर ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई, जिसका नाम है यहाँ पर स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि इस योजना के तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की जो भी रिहायशी इमारतें हैं, मकान हैं, उन मकानों का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना, ताकि जो व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों को यहाँ पर मालिकाना अधिकार नहीं है, उनको मालिकाना अधिकार दिया जा सके। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति जिनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन उनके पास कोई कागजात नहीं है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो देने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो इन्हीं चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से ये कार्य करेगा, और इससे संबंधित यदि सवाल आपके पास आता है एग्जाम में तो आप उसको कितने अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखिए, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि ये पूरा का पूरा व्यवस्था आता कैसे है, ये जो लैंड की जो प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी राइट्स की जो प्रॉब्लम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा क्यों है। तो देखिए, भारत में ऐतिहासिक ग्रंथों में सभा और समितियों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। फिर क्या हुआ यहाँ पर कि 1882 में जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी, उनका कानून स्थापित हो चुका था, तो क्या हुआ था कि उस समय एक ब्रिटिशर्स था जिसका नाम था यहाँ पर लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने देश में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा प्रस्तुत करी थी। तो जब यहाँ पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की बात की जाती है तो उससे तात्पर्य ये होता है कि जो यहाँ पर शक्तियाँ होंगी, जो पावर होगा, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, टॉप से लेकर के बॉटम के पास, सबके पास आएगा। मतलब केंद्र से लेकर के जो यहाँ पर पंचायत है, पंचायत तक यहाँ पर शक्तियाँ का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये यहाँ पर बात कही गई है। फिर देश की स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण भारत को मुख्य धारा से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लोगों के विकास के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाओं को लागू किया गया है। 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान के नागौर में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था, जिसे यहाँ पर हम 3 टायर सिस्टम कहते हैं। तो इस 3 टायर सिस्टम का व्यवस्था किस प्रकार से था, तो उसका जो पहला सीढ़ी था वो था यहाँ पर ग्राम पंचायत या फिर ग्राम स्तर पर जिसे कहा गया। फिर दूसरा इसका लेवल क्या था, दूसरा लेवल था इसका पंचायत समिति, जिसे मध्यमवर्ती स्तर कहा गया। और जो तीसरा लेवल था इसका वो था यहाँ पर जिला परिषद, जिसे यहाँ पर जिला स्तर लेवल कहा गया, कि यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसके आधार पर। फिर 24 अप्रैल
1993 को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि इस व्यवस्था को यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर राज व्यवस्था को आधार प्रदान किया गया, मतलब यहाँ पर कानूनी अमली जामा इसे पहनाया गया इस संशोधन के तहत। इसीलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को देश में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो पृष्ठभूमि हो गई। अब हमें समझना होगा कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सबसे प्रमुख लक्ष्य ये था कि शासन के शक्तियों और कार्यों का विकेंद्रीकरण करना, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करना यहाँ पर लक्ष्य था इसका। परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है कि अधिकांश राजनीतिक दल और सरकारों के हस्तक्षेप के कारण पंचायती व्यवस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वह सरकार में आने के बाद क्या करते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को अपने पास रखना चाहते हैं। इसी का नतीजन है यहाँ पर कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की बात की गई थी वह अब यहाँ पर विकेंद्रीकरण करने की बजाय यहाँ पर केंद्रीकृत होती जा रही है। मतलब सारी शक्तियों का जो मेन मूल बिंदु है वो एक जगह पर संचित होता जा रहा है। फिर पंचायतों की जो अपनी वित्तीय आवश्यकता हैं उसके लिए उन्हें राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण पंचायतों की जो स्वायत्तता है यह लगभग प्रभावित हो जाती है और राज्य देखा जाए तो मुख्यतः वो केंद्र पर आधारित हो जाती है। फिर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की सक्रिय भूमिका है जो है उसकी कमी पंचायती व्यवस्था के सबसे बड़ी असफलता का मुख्य कारण माना जाता है। फिर देश के अधिकांश भागों में आप अगर देखेंगे तो पंचायत स्तर पर जनता तथा जनप्रतिनिधियों में जागरूकता की जो तकनीकी साक्षरता है उसका अभाव एक मुख्य कारण है, जो कि ग्रामीण जनता को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं पहुंचा पाते हैं और उस जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो मुख्य कारण यहाँ पर यह है कि जो जनप्रतिनिधि है उनमें जागरूकता की कमी है। फिर यहाँ पर स्थानीय विकास के लिए आवश्यक जो योजनाएं हैं उसका निर्धारण और उनके क्रियान्वयन के लिए पंचायतों का आत्मनिर्भर ना होना और पंचायती व्यवस्था में विकास में सबसे बड़ी बाधा है। तो ये जो चुनौतियाँ हैं, ये चुनौतियाँ यदि आप लिखते हैं, बताते हैं और उदाहरण दे देते हो, आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। फिर यहाँ पर हमें ये बताना होगा, कुछ आंकड़ों को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो संपत्ति से जुड़े प्रमाणिक आंकड़ों का अभाव है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो माना ये जा रहा है यहाँ पर कि आज भी भारत के अधिकांश भागों की जो आबादी है, जो इसमें ग्रामीण क्षेत्र लगभग 60% आबादी निवास करता है ग्रामीण क्षेत्र में, परंतु ज़्यादातर ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय संपत्ति का आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं होता है। आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आप भले ही देखेंगे वहाँ पर कि लोगों के पास घर है, लेकिन उन लोगों के पास उनके घर का दस्तावेज नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 60% है। फिर देश की स्वतंत्रता के पहले से देश के सभी भागों में भूमि का बंदोबस्त हुआ करता था, परंतु अधिकांश राज्यों में गांवों के आबादी क्षेत्रों का मापन संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ। तो ये सारी जो कमियां देखने में आ रही है, ये सारी कमियां आज़ादी के बाद की है, ना कि आज़ादी से पहले की। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितनी भी सरकारें आई हैं यहाँ पर उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर यदि अगर हम किसी को दोष देने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पूर्णतः पिछली जो विगत जितनी भी सरकारें बनी हैं उन सारी सरकारों की गलतियाँ हैं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, खासकर भूमि के बंदोबस्त के लिए। फिर यहाँ पर संपत्ति के जो प्रमाणीकरण है या प्रमाणिक आंकड़े हैं उनके आंकड़ों के अभाव में पंचायतों के पास जो कर निर्धारण और कर वसूली करने के लिए कोई आधार होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि यदि किसी के पास कितनी संपत्ति है, कितना ज़मीन है, यही पता नहीं होगा तो उस पर टैक्स किस आधार पर लगाया जाएगा। ये एक मुख्य कारण यहाँ पर बन जाता है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं स्वामित्व योजना की। ये जो स्वामित्व योजना है वह क्या है, किस प्रकार से कार्य करेगा। तो देखिए, यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कहते हैं, के अंतर्गत ये उसका एक विभाग है, पंचायती राज विभाग, मतलब पंचायत राज डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से चलाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे मंत्रालय और विभाग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन सारे विभागों और मंत्रालयों को नाम आपको याद रखना होगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब ये दीजिए कि जो पंचायती राज मंत्रालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर ये जो योजना है, इस योजना के तहत ड्रोन और अन्य नवीनतम तकनीकों की सहायता से रिहायशी भूमि का सीमांकन कर ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति सत्यापन, मतलब इंटीग्रेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टी वैलिडेशंस की एक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
इसके तहत गांव की सीमा के भीतर आने वाले प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप नक्शा बनाया जाएगा और प्रत्येक राजस्व खंड को जो सीमा है उसका निर्धारण किया जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या करेगी, जो भूमि का आवंटन है उस भूमि के आवंटन का सही सत्यापन करेगी, जियोग्राफिकल जो यहाँ पर लोकेशंस है उन जियोग्राफिकल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेगी और उसका एक पूरा का पूरा मैप बनाएगी, जो कि आने वाले भविष्य में एक बहुत ही व्यापक रूप से एक रूपरेखा बनाकर देखा देगा। जो ये व्यवस्था दी जाएगी सारी पटवारियों के पास रहेगी। पटवारी बाकायदा उस एप्लीकेशन से मैप के माध्यम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी भूमि किसके नाम पर है। तो ये इस व्यवस्था के अंतर्गत की जाएगी। फिर योजना का क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, तो देखिए इस योजना के तहत सबसे पहले वन्य क्षेत्र व कृषि भूमि से आबादी के इलाकों जो इलाके हैं उस इलाके को अलग करते हुए आबादी वाले क्षेत्र के नक्शे मानचित्र पर चिन्हित किया जाएगा। तो सबसे पहले जो भूमि है उस भूमि में क्या किया जाएगा कि उनको दो अलग अलग भूमियों के रूप में विस्तृत रूप में परिभाषित किया जाएगा। एक भूमि वो रहेगा जो कि जंगल वाला क्षेत्र है और दूसरा भूमि वो रहेगा जो कि कृषि योग्य भूमि है या वहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो इसकी मैपिंग अलग तरीके से की जाएगी और जो जंगल वाला भाग है उसकी मैपिंग अलग तरीके से किया जाएगा। फिर इसके बाद इस सीमा के अंदर सभी संपत्तियों को उनके मालिकों की पहचान करके चिन्हित किया जाएगा कि उसमें कौन सा भूमि किस व्यक्ति के नाम से दर्ज है। फिर इस प्रक्रिया में पंचायतों और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भूमिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान कर विभाग जो मतलब इनकम टैक्स जो विभाग है के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक विवाद निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय विवादों का निपटारा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस बिंदु के माध्यम से ये कहने की कोशिश किया जा रहा है कि यदि कोई कभी भी आप देखते हैं कोई भूमि का यहाँ पर मैपिंग किया जाता है, उसका जांच की जाती है, तो हमेशा विवाद आ जाता है उस भूमि को लेकर के कितनी भूमि किसकी कितनी है। तो इन विवादों का जो निपटारण होगा वो निपटारण जो यहाँ पर किया जाएगा वो इस यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय जो समितियाँ हैं उस समितियों के माध्यम से किया जाएगा। फिर साथ ही कर विभाग के अधिकारियों के सहयोग से तकनीकी चुनौतियाँ जैसे कि ड्रोन से सही तस्वीर ना आना आदि या पुराने विवादों जैसे कि मुद्दों का समाधान किया जाएगा। फिर इस प्रक्रिया के उपरांत तैयार किए गए मालिकाना प्रमाण पत्र जिसे हम टाइटल डीड के नाम से जानेंगे को संपत्ति मालिकों को दिया जा सकेगा इसके माध्यम से। फिर इस योजना की जो पहली चरण है उस पहले चरण में क्या होगा कि प्रायोगिक रूप से देश में लगभग 6 राज्यों में ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। तो जो इसका हम कह सकते हैं कि जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट राज्य देश के जो जितने प्रमुख राज्य हैं 28 राज्य, उन 28 राज्यों में से जो 6 प्रमुख राज्यों में स्टार्ट किया जाएगा, जहाँ पे जो वो राज्य है मध्य यहाँ पर देखेंगे तो आप उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और महाराष्ट्र है। इन राज्यों में यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा और फिर इनकी सफलता के आधार पर ही उसमें क्या परिवर्तन करना है या फिर क्या या उस प्रोग्राम को वैसे के वैसे ही लागू करना है, उसी के आधार पर आगे लागू किया जाएगा। तो लगभग 1 लाख गाँवों में ये जो प्रोजेक्ट है पूरा इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। तो उन 1 लाख गाँवों के आधार पर जब आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो भी सक्सेस रेट रहेगा उसके आधार पर उसको किया जा सकेगा। और भारत में अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर 2.25 लाख के आसपास यहाँ पर जो पंचायत हैं वो यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ पर जो ये स्वामित्व योजना रहेगी इसके क्या क्या लाभ सामने आ सकते हैं, तो देखिए अगर हम इसके लाभ की बात करें तो लाभ तो बहुत हो सकता है इसका, लेकिन प्रमुख लाभों की अगर हम बात करें तो इस योजना के माध्यम से गाँवों और जो ग्राम पंचायत है वे आत्मनिर्भर बनने का जो उनका प्रयास है उस प्रयास को यहाँ पर एक आधार मिलेगा, एक बेस मिलेगा जिसके सहायता पर वह अपने विकास की जो दर है उसको बढ़ा सकेंगे। फिर संपत्ति कर के माध्यम से ग्राम पंचायतों को आमदनी के जो एक स्थायी स्रोत है उस स्रोत की स्थानीय व्यवस्था के लिए अतिरिक्त संसाधन का जो प्रबंधन है वो किया जा सकेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर ज़मीन का आवंटन है वो उनके सीमित दायरे में किया जाएगा, उसी के आधार पर जिस आधार पर वहाँ का पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशंस आता है। फिर एकीकृत संपत्ति सत्यापन व्यवस्था के माध्यम से संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर के जितने भी विवाद है वो सब जब एक ही जगह पर आ जाएंगे तो उनका कैटेगराइजेशन एक ही जगह से करना आसान होगा और उसका जो निपटान होगा वो भी करना आसान हो जाएगा।
फिर इस योजना के तहत प्राप्त जो आधिकारिक प्रमाण पत्र के माध्यम से संपत्ति मालिक जो अपनी संपत्ति पर बैंक ऋण और संपत्ति से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। वो कैसे होगा? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति है, यदि उसके व्यक्ति का कोई ज़मीन है लेकिन उसके नाम पे नहीं था, लेकिन अब उसके नाम पर वो ज़मीन हो जाता है, तो क्या करेगा वो? उस जो उसका ज़मीन का कागज़ है, उस कागज़ को ले जा करके वो बैंक में लोन ले सकेगा, वह सिक्योरिटी जमा कर सकेगा। तो उसके आधार पर यहाँ पर उसे लोन लेने की संभावना बढ़ जाएगी, तो ये उसको एक फ़ायदा पहुंचाएगा। फिर वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने मकानों और जोत के वास्तविक आकार के संदर्भ में जो आंकड़े हैं, उन आंकड़े जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनमें भारी कमी है। इस योजना के माध्यम से कृषि जोत के आकार है उससे जुड़े आंकड़ों को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? तो देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि जो ज़मीन है उसका क्लासिफिकेशंस, कैटेगराइजेशन नहीं किया जा पा रहा था। तो यहाँ पे जब कृषि योग्य भूमि कितनी है, कृषि योग्य जोत भूमि कितनी है, फिर वन्य भूमि कितनी है और आवासीय भूमि कितनी है, जब इनका सभी का यहाँ पर सही तरीके से आंकड़ा जुटा लिया जाएगा तो उसके आधार पर जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी वो संभवतः सफलता होने के उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस योजना के तहत जो संपत्ति है, योजना में जो संपत्ति के पंजीकरण के दौरान महिलाओं को संपत्ति के मालिकाना अधिकार में प्राथमिकता देने का विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। तो यहाँ पर जो एक प्रोग्राम चलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उस योजना में यहाँ पर महिलाओं को मालिकाना हक देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर उससे ये होगा, उस अधिकार से जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा की भावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, खासकर ग्रामीण अंचल में। तो ये योजना अभी सोचा जा रहा है, इसको कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये केंद्र सरकार आगे जो भी योजना रहेंगी उनके साथ समय समय पर बताती रहेगी। फिर देखिए, ये जो योजना है, इस योजना से लेकर के क्या चुनौतियां आ सकती है स्वामित्व योजना को लेकर के? तो देखिए, संपत्ति से जुड़े जो प्रमाणिक दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का अभाव इस योजना को लागू करने का एक मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों से जुड़े आंकड़ों में सुधार करना है। परंतु वर्तमान में ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो कि अभाव में बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, जिससे उन योजनाओं को यहाँ पर विवादों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य चुनौती ये है कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को सही से जानकारी किस प्रकार से ली जाए, क्योंकि बहुत सा बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अधिकारी जाते हैं और वो ज़्यादा मेहनत ना करने की बजाय क्या करते हैं, वो अपने मन से ही डाटा को लिख देते हैं। तो ये जो आंकड़े होते हैं ये बहुत ही दुखदाई होते हैं किसी भी योजनाओं के लिए। फिर यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवारों में संपत्ति का बंटवारा, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक परिवारों में संपत्ति का विभाजन बहुत ही जटिल होता है। अतः ऐसी संपत्तियों के मामले में आधिकारिक पत्र जारी करना एक चुनौती होगी। तो इसके माध्यम से क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत समय तक लोग एक ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विवाद हो जाता है और वो ज्वाइंट फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, मतलब कई टुकड़ों में वो बढ़ जाती है। जैसे कि एक परिवार में 4 लोग थे तो वो 4 परिवार बन जाता है वहाँ पर। तो इस आधार पर अब देखा जाए तो जब ज़मीन का बंटवारा होता है, तो ज़मीन का बंटवारा हो गया है वहाँ पर, तो उसका जो सत्यापन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो कैसे किया जाए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन चारों लोगों में से कोई ऐसा होता है जो आलस से दिखा देता है, नहीं करता है रजिस्ट्रेशन, और कोई ऐसा होता है जो एक दूसरे के साथ ज़मीनी विवाद से लड़ लेता है। तो इस परिस्थिति से जो सामना हुआ होता है, उस सामने को जो चुनौतियाँ उसको यहाँ पर टैकल करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर स्वामित्व पंजीकरण, जो केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इस योजना के अंतर्गत आधिकारिक प्रमाण पत्र में संपत्ति के पंजीकरण के संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है इस योजना के तहत। तो स्वामित्व पंजीकरण की जो प्रकृति है वह क्या होगी, ये समझना होगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ ये देखना होगा कि जो खेती बाड़ी वाला जगह है, ये शहरी मकान का पंजीकरण है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल प्ले करेगा इसके अंतर्गत, क्योंकि ये जो भूमि है, भूमि राज्य का विषय होता है। जो जब हम संपत्ति की बात करते हैं, विषयों की बात करते हैं, केंद्र सरकार की विषय, राज्य सरकार की विषय और समवर्ती सूची के विषय, तो उनमें जो ज़मीन है वो ज़मीन आता है राज्य के अंतर्गत। तो राज्य की जिम्मेदारी है यहाँ पर कि वो इन सारी विवादों का निस्तारण करे सही तरीके से। फिर ऋण मिलने की जो प्रक्रिया है वह केंद्र सरकार के अनुसार रहेगी। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य संपत्ति के मालिकों को आसानी से ऋण प्राप्त करने का
माध्यम प्रदान करना है। वो हमने पहले भी देखा है कि यदि ज़मीन का व्यक्ति के नाम पे हो जाएगा तो वो आराम से जाकर के बैंक में ऋण ले सकेगा, तो ये उसका एक उद्देश्य है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है कि ऋण की जो दर है या फिर ऋण के जो प्रकार है, वह कृषि ऋण की जो दर है वो शहरी ऋण के जो दर है उस ऋणों के दर के समान हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल है उसका विकास दर अलग होता है, जो शहरी क्षेत्र है उसका विकास दर अलग होता है। तो इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण करना होगा यहाँ पर सरकार को। फिर यहाँ पर इंटरनेट की जो बात है, आज के समय अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 की, तो यहाँ पर इस दशक में, इस सदी में यहाँ पर इंटरनेट की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महती भूमिका हो जाती है। तो वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा और विकास के इस दौर में इंटरनेट की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परंतु आज भी देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्र अच्छे मोबाइल नेटवर्क और तेज़ इंटरनेट की जो सुविधा है उससे बाहर है। ऐसे में सुदूर क्षेत्रों में इस योजना के तहत आंकड़ों को जो ऑनलाइन अपलोड करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में यहाँ पर समस्या आ सकती है। तो इसको देखते हुए ये ज़रूरत है कि सरकार को बाकायदा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि भारत नेट प्रोजेक्ट है, उसके तहत यहाँ पर सरकारों में बहुत सारे जो यहाँ पर ग्रामीण अंचल है वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराई जा चुकी है, लेकिन वह इंटरनेट फिर भी वहाँ तक सीमित ही है। जो वहाँ पर पंचायत का जो ऑफिस है उस ऑफिस तक ही वो उसका दायरा सीमित है। तो इसके तहत अगर हम समाधानों की बात करें तो समाधान की जितनी भी हमने समस्याएं देखी है उन समस्याओं का हमें एक अल्टीमेटली एक सोल्यूशन निकालना होगा। उस सोल्यूशन के माध्यम से बताना होगा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों के सामने जो चुनौतियाँ आई है उस चुनौतियों को हम समाधान कर सकेंगे। तो देखिए, तो इंटरनेट की जगह हम बात करते हैं, तो इंटरनेट की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के अनुसार भारत में वर्तमान में भारत नेट एक योजना है जो कि कार्य कर रही है। उसके अंतर्गत देश की लगभग 1.5 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाया जा चुका है। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक ऐसा प्रोसेस होता है दोस्तों जिसके माध्यम से इंटरनेट को बिना किसी तकनीकी प्रॉब्लम से पहुंचाया जा सकता है बहुत स्पीड के साथ। तो साथ ही सरकार द्वारा BSNL ब्रॉडबैंड के माध्यम से देश के अधिकतम ग्राम पंचायतों तथा इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जा चुकी है और भी प्रयास किए जा रहे हैं। फिर इस योजना के तहत यहाँ पर पंजीकृत संपत्तियों के निर्धारण और उन पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझावों के आधार पर जो समाप्ति के प्रमाण पत्र है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे संपत्ति के मालिकों को आसानी से उपयुक्त ऋण प्राप्त हो सके। फिर किसी भी समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस योजना के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो ग्राम्य व्यवस्था है, उस ग्राम्य व्यवस्था को यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा। फिर यहाँ पर योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और जन भागीदारी को बढ़ावा देने की संबंधी जो भी पंचायती सफलता का जो मूल्यांकन जो आएगा सामने, जो परिणाम सामने आएगा, उसके माध्यम से यहाँ पर एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होगा ताकि यहाँ पर आने वाले समय में एक सकारात्मक मॉडल बन सके विकास को लेकर के। फिर जनता को भी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंचायती व्यवस्था में अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए और पंचायतों के राजनीतिकरण जो किया जाता है उससे बचना चाहिए, जिससे पंचायती व्यवस्था के मूल उद्देश्य जिसे हम कहते हैं शासन के विकेंद्रीकरण, मतलब यहाँ पर पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसको सुरक्षा प्रदान किया जा सकेगा जब यहाँ पर पंचायतों से राजनीतिकरण को हटाया जा सकेगा। इसीलिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास है वो सुनिश्चित हो पाएगी। अब यहाँ पर हम आते हैं इन सारे जो भी हमने यहाँ पर जो डेटा फ्रेमिंग करी है, जो भी हमने लिखा है, इसके लेख में हम निष्कर्ष पे जब पहुँचते हैं तो उसे जब हम लिखेंगे तो हमें वर्तमान जो परिस्थिति है उसके आधार पर उसे देना होगा। तो जैसे कि अगर हम अभी का देख रहे हैं तो आप वीडियो देख रहे हैं 2020 में जब कोविड-19 का समय है, तो इसके आधार पर आपको देना होगा। जब आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देखेंगे उस समय की जो परिदृश्य होगा उसके आधार पर आपको देना होगा। आप इस वीडियो को 1 वर्ष बाद देख रहे हो तो भी आपको उस आधार पर देखना होगा। चुनौतियाँ और समस्याएं लगभग सेम ही दिखाई देगी उस समय भी आपको। तो देखिए, जब हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं तो वर्तमान में देश की आबादी का एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है या किसी न किसी रूप से अर्थव्यवस्था में जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक है जिसका नाम है यहाँ पर हिंद स्वराज में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ग्रामीण
अर्थव्यवस्था की जो आत्मनिर्भरता है, इसकी स्वायत्ता को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना है उन्होंने यहाँ पर। तो इसी वजह से आप देखेंगे जब डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज़ की, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर गांधी मॉडल की बात कही गई है। तो जब गांधी मॉडल आर्टिकल 39 की जब बात की जाती है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वो मॉडल जो ग्राम पंचायत को बढ़ावा देता है, तो ग्रामों को यहाँ पर स्वायत्ता देता है। तो उसी को लेकर के जो ग्राम पंचायत की जो अवधारणा है वो उन्हीं का एक रूप है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वर्तमान में जब कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, तो इस दौर में क्या हो रहा है कि जो शहरी अर्थव्यवस्था है, शहरी अर्थव्यवस्था के सभी आधार असफल होते हुए प्रतीत हो रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में सभी के लिए एक पुनः देश के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इसकी आत्मनिर्भरता के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए यहाँ पर। और वास्तविकता ये है यहाँ पर कि जो स्वामित्व योजना है, उसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में संपत्तियों के आंकड़ों को जो स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी, उससे वहाँ का जो पंचायती जो अर्थव्यवस्था है उसको आत्मनिर्भर बनाने में ये सारी की सारी व्यवस्था देखा जाए तो सफलता प्राप्त कर सकेगी। तो इसके माध्यम से मैंने दोस्तों आप लोगों को बताने की कोशिश करी है कि जो वर्तमान में स्वामित्व योजना है वो क्या है। और उसका जो क्वेश्चन था हम लोगों के सामने एक दक्ष प्रश्न था, जिसमें ये बोला गया था कि भारत में स्वशासन व्यवस्था को समझाते हुए पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को समझाइए। तो हमने वो सारी चुनौतियों को देखा, उनके समाधान की भी बात करी, उसके निष्कर्ष पे भी पहुँचे। तो इसके माध्यम से मुझे उम्मीद है आप लोगों को कि ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इसका 40, 50, 60% भी यदि आप लिख देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको एक बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि यदि आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के सामने नोटिफिकेशंस आ जाए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और वहाँ से भी आप आ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि फेसबुक पर यहाँ पर ये होता है कि जो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। चूँकि जो यूट्यूब है वो वीडियो के लिए बनाया गया है तो आप लोगों के लिए वो आसानी होगा। और मेरे द्वारा यहाँ पर देखेंगे तो आपको कई अलग अलग तरह के सेगमेंट बनाए गए हैं। MPPSC के लिए स्टैटिक पोर्शन का सेगमेंट बनाया गया है, UPSC के लिए यहाँ पर 60+ वीडियोस बनाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन के साथ है और फैक्ट सीरीज़ है वो, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपने आप को तैयार रखिए अपनी आने वाली समय के प्रिपरेशन के लिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।